मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड के एक पहाड़ी इलाके से होती है, जहां एक छोटा लड़का जिमी अपनी बहनों के साथ घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी जिमी की माँ घबराई हुई सी अंदर आती है और उन सबको अंदर ही रहने कहकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन अगले ही पल बाहर से आ रही चीखों की आवाजें सारे बच्चों को डराने लगती है। जिमी वापस दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को आवाज देने लगता है, पर तभी रेज वायरस से संक्रमित लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सारे बच्चों को बेरहमी से मार डालते हैं। जिमी जैसे तैसे बाहर भागता है, लेकिन बाहर संक्रमितों ने उसकी माँ और बाकी परिवार पर भी हमला कर दिया होता है। जिमी डरकर भागते हुए पास के एक चर्च में अपने पिता के पास आ जाता है, जो उस चर्च में फादर भी है। उसके पिता इस वायरस को प्रलय के दिन का संकेत मानते हैं और गॉड का फैसला मानकर खुश हो रहे होते हैं। वह जिमी को गॉड का लॉकेट देकर उसे हमेशा अपने साथ रखने कहते हैं, पर तभी संक्रमित चर्च में भी घुस जाते हैं। तो वह जिमी को वहां से भाग जाने कहकर खुद को संक्रमितों को समर्पित कर देते हैं और खुद भी संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन तब तक जिमी वहां से बचकर भाग निकलता है। अगले कुछ दिनों में रेज वायरस पूरे यूनाइटेड किंगडम को तबाह कर देता है, इसलिए पूरे ब्रिटिश मैनलैंड को ही क्वारंटीन करके वायरस को वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां जिंदा बच जाते हैं, जो अगले 28 सालों तक संक्रमितों के बीच रहकर जीना सीखते हुए मैनलैंड में ही लिंडिस्फार्न नाम के एक सुरक्षित टापू पर अपना गांव बसा लेते हैं। अब इसी टापू पर हम एक 12 साल के लड़के स्पाइक को देखते हैं, जिसके पिता जेमी एक परंपरा के तहत आज उसे पहली बार संक्रमितों को मारना सिखाने मैनलैंड ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ स्पाइक की माँ आयला भी रहती है, जो किसी अज्ञात मानसिक बीमारी से जूझ रही है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पति स्पाइक को आज ट्रेनिंग पर ले जा रहे हैं, तो वह घबराकर अपने पति पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन स्पाइक उन्हें झूठ कहकर शांत करवा देता है कि वह स्कूल जा रहा है। उसके बाद दोनों बाप बेटे तीर कमान लेकर स्पाइक की माँ को गांव के ही एक बुजुर्ग सेम की देखरेख में छोड़कर निकल जाते हैं। पूरा गांव स्पाइक को शुभकामनाएं देता है। गेट पर जेनी स्पाइक को नियम याद दिलाती है, अगर मैनलैंड में जाकर वापस नहीं आओगे तो तुम्हें यहाँ से कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वे लोग पहले ही बचाव के प्रयासों में अपने बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। उसके बाद उन दोनों के लिए गेट खोल दिया जाता है और दोनों अपने टापू को मैनलैंड से जोड़ने वाले एकमात्र रास्ते से मैनलैंड की ओर जाने लगते हैं, जो सिर्फ लो टाइड होने पर ही नजर आता है और हाई टाइड में पूरी तरह डूब जाता है। मैनलैंड अब भी पूरी तरह से संक्रमितों का इलाका है, इसलिए स्पाइक के पिता उसे संभल कर चलने के लिए कहते हुए जंगल में लेकर आते हैं, जहां उन्हें उनका पहला शिकार मिलता है, जो एक भारी भरकम रेंगता हुआ ज़ॉम्बी होता है। स्पाइक अपने पिता के बताए अनुसार उस ज़ॉम्बी की गर्दन पर तीर मारकर अपना पहला शिकार कर लेता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी की आवाज से दूसरे ज़ॉम्बी भी वहां आने लगते हैं, जिन्हें उसके पिता मार देते हैं और दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक हिरणों का झुंड भागता हुआ दिखता है, जो एक अद्भुत सा नजारा होता है। उन्हें पास ही में एक सुनसान घर नजर आता है, तो दोनों उसके अंदर जाकर अपनी जरूरत का सामान तलाशने लगते हैं। पर तभी उन्हें अंदर वाले कमरे में एक संक्रमित आदमी दिखाई देता है, जिसे बांधकर उल्टा लटकाया गया होता है और उसके पेट में किसी ने जिमी नाम उकेर दिया होता है, जैसे किसी ने संक्रमितों को चेतावनी दी हो। स्पाइक के पिता चाहते हैं कि स्पाइक उसे मारे, लेकिन स्पाइक डरकर मना कर रहा होता है। पर तभी संक्रमित खुद को छुड़ा लेता है, तो हड़बड़ी में स्पाइक भी उसके सिर पर एक तीर मार देता है। आगे चलकर उन्हें एक हिरण की आधी खाई हुई लाश मिलती है और पास ही एक पेड़ में उसका सिर रीढ़ के साथ लटका हुआ दिखता है। स्पाइक के पिता समझ जाते हैं कि ये किसी अल्फा का काम है, जो इस वायरस का एडवांस रूप है। वह घबराकर तुरंत स्पाइक को लेकर वापस गांव लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन एक खुले मैदान में पहुंचते ही एक अल्फा और उसके साथ बहुत सारे संक्रमितों की भीड़ उनके पीछे पड़ जाती है। दोनों किसी तरह उन पर तीर चलाते हुए भागकर वापस उसी घर में आ जाते हैं और किसी तरह एटिक पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन शाम तक वहीं छुपे रहने के बाद भी अल्फा उनका इंतजार कर रहा होता है। उनके सारे तीर भी खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए वे लोग रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। रात में स्पाइक को जंगल में दूर एक जगह आग जलती हुई दिखती है, लेकिन उसके पिता मैं कभी वहां नहीं गया कहकर बात टाल देते हैं और दोनों वहीं सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद अचानक घर के पास जानवरों का एक झुंड तेजी से गुजरने लगता है, जिससे इतना तेज कंपन होता है कि एटिक ही टूटकर गिर जाता है। स्पाइक के पिता किसी तरह उसे बचाकर बाहर ला लेते हैं, पर संक्रमित आवाज सुनकर वहां आ जाए उससे पहले ही दोनों वहां से भागकर वापस समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं
और पानी में डूबते हुए रास्ते से होकर ही तेजी से टापू की ओर भागने लगते हैं। दोनों खुश हो ही रहे होते हैं कि वे लोग वापस सुरक्षित टापू पहुंच गए, पर तभी उन्हें पीछे से एक अल्फा तेजी से दौड़कर उनकी ओर आता हुआ दिखता है। वे दोनों भी तेजी से गेट की ओर भागने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर सारे गार्ड्स भी उठकर अल्फा पर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन तीरों का उस पर कोई असर नहीं होता है। वह फिर से उठकर स्पाइक और उसके पिता तक पहुंचने ही वाला होता है, पर तभी गार्ड्स अल्फा के सीने पर एक बड़ा सा जलता हुआ तीर मारकर उसे वहीं ढेर कर देते हैं और उन दोनों को गेट के अंदर ले लेते हैं। गांव में स्पाइक के पहले संक्रमित शिकार की खुशी में पार्टी रखी जाती है, जहां स्पाइक के पिता सबके सामने अपने बेटे की खूब बड़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं। लेकिन जब पार्टी के बाद स्पाइक बाहर अपने पिता को किसी और औरत के साथ छिपकर मिलते हुए देखता है तो उसका दिल टूट सा जाता है और वह उदास होकर घर वापस आ जाता है, जहां सेम से बातें करते हुए उसे पता चलता है कि मैनलैंड में जो आग उन्होंने देखी थी वह शायद डॉक्टर केल्सन की लगाई हुई होगी। लेकिन सेम उसे इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताते। इसलिए सुबह होते ही स्पाइक अपने पिता से पूछता है कि वे लोग डॉक्टर केल्सन के पास उसकी माँ को क्यों नहीं ले जाते। तो वह उसे बताते हैं कि बहुत सालों पहले एक बार वे लोग खाना ढूंढते हुए डॉक्टर केल्सन के इलाके में पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर केल्सन को सैकड़ों लाशों के साथ कुछ अजीब सी चीजें करते हुए देखा तो वे लोग वहां से डरकर भाग आए थे। उन्हें लगता है कि डॉक्टर केल्सन एक पागल है और वह उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन स्पाइक को ये सब झूठ लगता है और वह अपने पिता से कहने लगता है कि आप दूसरी औरत के चक्कर में मेरी माँ को ऐसे मरने देना चाहते हैं। तो उसके पिता भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। स्पाइक भागकर अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके पिता भी पछताते हुए उसके पीछे आते हैं, लेकिन स्पाइक अपने पिता को उन दोनों से दूर रहने कहकर उन पर चाकू तान देता है। पर उसके पिता भी शांति से चाकू छीनकर वापस बंद करके उसके ही हाथों में थमा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्पाइक अब कैसे भी अपनी माँ को ठीक करने की ठान लेता है और एक खलिहान में आग लगाकर सबको आग बुझाने में लगा देता है और बीच दिखाने के बहाने चुपचाप अपनी माँ को लेकर मैनलैंड की ओर निकल पड़ता है। लेकिन समुद्र पार करते ही उसकी माँ को समझ आ जाता है कि वे लोग मैनलैंड की खतरनाक जगह पर आ गए हैं। उसकी माँ वापस जाने की जिद करने लगती है, लेकिन स्पाइक उन्हें समझाता है कि वह उन्हें ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास ले जा रहा है और उन्हें लेकर मैनलैंड में आगे बढ़ने लगता है। शाम होते ही दोनों एक वीरान से चर्च में रुकते हैं। स्पाइक अपनी माँ को सो जाने कहकर खुद जागकर निगरानी करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है और अगले ही पल एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी स्पाइक के पास आकर उसके गले तक भी पहुंच जाता है। पर तभी अचानक से उसकी माँ उठकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है, लेकिन होश में आने पर उन्हें याद भी नहीं रहता कि ये सब उन्होंने ही किया है। इसी दौरान कुछ क्वारंटीन पेट्रोल सैनिक उनकी नाव डूबने की वजह से मैनलैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन संक्रमितों के हमले में उनकी टीम एक एक कर खत्म होती जाती है और मजबूरी में उन्हें अपने संक्रमित हो चुके कुछ साथियों को भी मारना पड़ता है। बचते बचाते 3 सैनिक एक अंधेरे सीवेज टनल में घुस जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना एक विशाल अल्फा से होता है जो इतना ताकतवर होता है कि एक झटके में ही एक सैनिक का सिर रीढ़ समेत उखाड़ लेता है और आखिर में एक ही सैनिक वहां से जिंदा बचकर भाग पाता है। दूसरी ओर स्पाइक और उसकी माँ भी आगे बढ़ते हुए पीले फूलों से भरे मैदान में पहुंचते हैं, जहां एक अजीब सी धातु की मूर्ति देखकर स्पाइक की माँ को उनका बचपन याद आ जाता है और वह अपनी बीमारी की वजह से स्पाइक को ही उनके पिता समझ बैठती है। तभी एक किलियन मर्फी जैसा दिखने वाला दुबला पतला संक्रमित चुपके से उनके पास आ जाता है। स्पाइक सही समय पर उसे एक तीर से मार देता है, लेकिन उसकी आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगते हैं। तो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हुए एक पुराने गैस स्टेशन में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर पहले से ही ज्वलनशील गैस फैली हुई होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। साथ ही ज़ॉम्बी भी अंदर घुसने लगते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। पर तभी एरिक नाम का एक सैनिक वहां आ जाता है और पूरे गैस स्टेशन को उड़ाकर उन दोनों को बचा लेता है। पहले तो एरिक खुद के मैनलैंड में फंसने से परेशान होता है, लेकिन स्पाइक जब उसे बताता है कि उसकी माँ बीमार है और वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा है, तो एरिक भी उसकी माँ को अपनी पीठ पर उठाकर उनके साथ चल पड़ता है। रास्ते में एरिक उन्हें बताता है कि उसके पूरे साथी मारे जा चुके हैं और मैनलैंड में पहुंचने के बाद कोई उसे बचाने भी नहीं आने वाला है। तो स्पाइक भी उससे कहता है कि वह उसे अपने गांव ले जा सकता है, पर पहले उन्हें उसकी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वह जगह वहां से बहुत दूर होती है, इसलिए तीनों एक खुला मैदान देखकर थोड़ी देर आराम करने रुकते हैं। स्पाइक एरिक को अपने साथ लाए हुए सेब खाने देता है।
एरिक भी उसे अपने मोबाइल पर अपनी मंगेतर की फोटो दिखाता है, लेकिन स्पाइक मोबाइल और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तीनों जब फिर से आगे बढ़ते हैं तो स्पाइक की माँ किसी की चीखें सुनकर एक खराब पड़ी ट्रेन में चढ़ जाती है। अंदर उन्हें एक संक्रमित महिला दिखती है जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इंसानियत के नाते स्पाइक की माँ उसकी डिलीवरी करवाने में मदद करती है, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद वह फिर से हिंसक हो जाती है तो एरिक उसे गोली मार देता है। वह उस बच्ची को भी मारना चाहता है, पर स्पाइक और उसकी माँ उस बच्ची में वायरस नहीं है सोचकर मारने से इनकार कर देते हैं। पर तभी उस महिला का पति एक अल्फा वहां आ जाता है और एरिक को ऊपर खींचकर उसकी रीढ़ समेत सिर उखाड़ देता है और उसके सिर को हाथ में लेकर ही उन दोनों का पीछा करने लगता है। दोनों बच्ची को लेकर भागते हुए ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। तभी डॉक्टर केल्सन भी वहां आकर एक सुई से अल्फा को बेहोश करके उन्हें बचा लेते हैं। उन्होंने खुद को वायरस से बचाने के लिए अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगा रखा होता है। वो अल्फा से एरिक का सिर ले लेते हैं और उन दोनों को अपने साथ ले जाकर इंसानी खोपड़ियों से बना एक स्मारक दिखाते हैं जो उन्होंने मरे हुए लोगों की याद में बनाया होता है। वो एरिक की खोपड़ी को साफ करके स्पाइक से कहकर एरिक की खोपड़ी को भी उस स्मारक में रखवा देते हैं। फिर वह जब स्पाइक की माँ की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें आखिरी स्टेज का ब्रेन कैंसर हो गया है। स्पाइक की माँ भी कहती है कि उन्हें लगा था कि शायद उन्हें कैंसर ही है, पर वह चाहती थी कि कोई और ये बात स्पाइक को बताए। स्पाइक डॉक्टर केल्सन से अपनी माँ को ठीक करने के लिए विनती करने लगता है, लेकिन जब वह बताते हैं कि बिना साधनों के उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है और वह जल्द ही मर जाएंगी, तो स्पाइक टूट जाता है। लेकिन उसकी माँ अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है और स्पाइक को समझाते हुए डॉक्टर केल्सन से कहकर उसे बेहोश करवा देती है और खुद भी डॉक्टर केल्सन के साथ जाकर बिना दर्द की मौत स्वीकार कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर केल्सन उनकी खोपड़ी स्पाइक को देते हैं और स्पाइक उसे अपनी माँ की यादगार में स्मारक के सबसे ऊपर ले जाकर रख देता है। फिर वह डॉक्टर केल्सन की सलाह मानकर उस बच्ची के साथ वापस अपने गांव आ जाता है और बच्ची को गेट पर रखकर अपने पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है जिसमें उसने उस बच्ची का नाम अपनी माँ के नाम पर आयला रखा होता है। स्पाइक के पिता उसे रोकने तेजी से भागकर समुद्र किनारे आते हैं, लेकिन तब तक समुद्र का पानी बढ़ चुका होता है और तब तक स्पाइक भी वहां से जा चुका होता है। अब हम 28 दिन बाद स्पाइक को देखते हैं जो मैनलैंड में एक जगह मछली पकड़कर पका रहा होता है, पर तभी कुछ ज़ॉम्बी उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और स्पाइक उनसे बचकर भागते हुए एक बंद रास्ते में आकर फंस जाता है, पर वह एक संक्रमित को मार गिराता है। तभी सुनहरे बालों वाला एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ जाता है और स्पाइक का साथ देते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। और यहाँ पता चलता है कि ये मूवी की शुरुआत वाला वही जिमी है जो अब बड़ा हो चुका है और उसके गले में अभी भी उसके पिता का दिया हुआ लॉकेट भी है। उसके बाद दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।